नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रज्ञान एकेडमी में। सभी प्यारे अभ्यर्थी, मैं नीलेश पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी धुरंधर अपने भविष्य का मार्ग तय कर रहे हैं प्रज्ञान एकेडमी के साथ। तो हम आपके बीच पार्ट 2 लेकर के आए हैं। जैसा कि हमने पार्ट 1 में आपको हिंदी से संबंधित जो हिंदी भाषा था उसके ज्ञान का बोध कराए थे, एक सामान्य सा परिचय देते हुए अपने काफ़ी अंदर तक की चीज़ों को समझे थे, खंगोले थे। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए, जैसे हमने बात की थी कि हिंदी भाषा का सामान्य परिचय व व्याकरण का सामान्य परिचय, तो हमने पहली क्लास में देखा कि हिंदी भाषा का सामान्य परिचय क्या होता है। एक बार मैं रिकॉल करना चाहूँगा, दोहरान करना चाहूँगा कि पुरानी कक्षा में हम लोग क्या पढ़े थे। सबसे पहली बात कि हिंदी भाषा जो आजकल हम पढ़ रहे हैं, ये दो प्रकार से आज के समाज में हिंदी भाषा का प्रचलन है। एक तो हिंदी साहित्य, दूसरा हिंदी लौकिक। साहित्य क्या है? जिसमें हम लोग ग्रंथ, किताबें, रचनाएं, कृतियां, संस्करण लिखते हैं। और हिंदी लौकिक जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में एक दूसरे से प्रयोग करते हैं। ये क्या होता है? हिंदी लौकिक। परिवर्तन किसमें आते हैं? लौकिक भाषा में ही परिवर्तन मोस्टली देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, तो भास धातु से हुआ, जो कि संस्कृत के मूल भाषा से लिया गया है। भास का अर्थ होता है जानना या विचार प्रकट करना। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग बात किए कि विचारों को जब हम माध्यम या किसी ना किसी साधन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देंगे तो उसको हम भाषा कहेंगे। भाषा की विशेषताएं हम लोग पढ़े थे, भाषा के रूप पढ़े थे। अगर कोई बच्चा भाषा सीखना चाहता है तो कैसे भाषा सीख सकता है, उसका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, तो ये भी हम चर्चा किए थे। और किसी भी व्यक्ति विशेष के अंदर भाषा का अगर विकास क्रम है तो वो कैसे है, एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें स्तर से स्तर की ओर हम बढ़ते हुए चले जाते हैं। कि सबसे पहले कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो भाषा सीखता है तो सबसे पहले क्या करता है? संस्कृत में कहते हैं श्रवपले, मतलब श्रवण, पठन। ठीक है, श्रवण, वदन, पठन और लेख। तो कहने का मतलब हम सुनते हैं सबसे पहले, फिर हम क्या करते हैं? उसका वादन करते हैं, मतलब बोलने का प्रयास करते हैं। बोलने के प्रयास के बाद हम पढ़ना सीखते हैं, फिर हम क्या करते हैं? लेख लिखना सीखते हैं। ये तो हो गया हमारे भाषा का क्रम। तो हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि भाषा के प्रकार तक हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। आज उसी के आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि हिंदी भाषा का एक दृष्टिकोण क्या है। साहित्यिक दृष्टिकोण की बात करेंगे, भौगोलिक दृष्टिकोण की बात करेंगे और राजनीतिक दृष्टिकोण की बात करेंगे कि हमारे भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को कौन से भाग, कौन से अनुच्छेद और कौन सी अनुसूची में दर्जा दिया गया है। ठीक है, हालांकि आप लोग ये जीएस के पार्ट में, पॉलिटी वाले सब्जेक्ट में आप लोग पढ़ लेते होंगे। ठीक है, परंतु फिर भी हम यहाँ पर आपको एक बार और रूबरू कराऊंगा अनुसूची से। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे हिंदी भाषा का दृष्टिकोण। हिंदी भाषा का साहित्यिक दृष्टिकोण या ऐतिहासिक भी इसको कह सकते हैं, साहित्यिक दृष्टिकोण। कि कहने का मतलब है साहित्यिक दृष्टिकोण की हिंदी कहां से कहां पहुंच गई आज। और हमने हिंदी भाषा की विशेषताओं में बताया था कि भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। कहने का मतलब जब अंतिम स्वरूप ही नहीं है तो इसका मतलब जहां तक बदल पाएगी वहां तक बदलती जाएगी। ठीक है, और हमने ये भी बताया था कि आपको भाषा परिवर्तनशील होती है। इसका मतलब भाषा कभी भी स्थायी नहीं होती है। जैसे मान लो अगर परिवर्तनशील भाषा ना होती तो हमारे देवों की भाषा, देव भाषा, मूल भाषा क्या थी? संस्कृत थी। तो आज हम लोग भी संस्कृत का धर्राटे मार पढ़ रहे होते, क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या देखें कि जो हिंदी भाषा का हम लोग सामान्य से परिचय की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हिंदी भाषा का जो दृष्टिकोण पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो साहित्यिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारे पास एक विचार आना चाहिए कि अगर हम बात करें मूल भाषा की, किसकी बात करें? मूल भाषा की अगर हम बात कर लें तो मूल भाषा हमारी देवों की भाषा कौन सी है? संस्कृत है। कौन सी है? संस्कृत। ध्यान रखना, संस्कृत और संस्कृति दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो संस्कृत है यहां पर, संस्कृत भाषा। तो जो संस्कृत भाषा होती है ये अपने समय के हिसाब से, जिस समय ये देवों की भाषा हुआ करती थी, आज भी हमारे यहाँ संस्कृत का वर्चस्व है। अगर हम देखें तो संस्कृत भाषा अपने समय में दो रूपों में प्रचलित थी। किन दो रूपों में प्रचलित थी? तो एक तो वैदिक संस्कृत
एक का नाम था वैदिक संस्कृत। कौन सा? वैदिक संस्कृत। अब वैदिक संस्कृत कौन था? जो ऋषि मुनि लोग जिस संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे वो क्या थी? वैदिक संस्कृत थी, जो ग्रामर की तरीके से, पूरी तरीके से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध थी। वैदिक संस्कृत में क्या लिखे गए? वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, पुराण लिखे गए। तो जिन भाषा में वेदों की रचना, पुराणों की रचना, उपनिषदों की रचना की गई उसको हम वैदिक संस्कृत कहते हैं। ये भाषा का कठिन रूप है। भाषा का कठिन रूप था। कैसा था? भाषा का कठिन रूप। तो ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे अपने? तो एक चीज को ध्यान देते रहेंगे कि जो कठिन होता है, कड़वा होता है, टेढ़ा होता है, लोग उसको कम परेशान करते हैं। तो ये जो वैदिक संस्कृत थी ये थोड़ा कठिन थी, इसलिए इसमें परिवर्तन नहीं हुआ। ये एज इट इज, ज्यों की त्यों बनी रही वैदिक संस्कृति। परिवर्तन कहाँ पर होता है? ये थी लौकिक संस्कृति। कौन थी? लौकिक संस्कृत भाषा। लौकिक संस्कृत, जो लौकिक संस्कृत भाषा है इसमें परिवर्तन आपको देखने को मिला समय के हिसाब से। तो जो लौकिक संस्कृत की बात करते हैं ये आम तौर पे बोलचाल की भाषा थी। कैसी थी? बोलचाल की भाषा थी। उस समय जिनमें ग्रंथ लिखे जाते थे वो वैदिक भाषा थी, और जो बोलचाल की भाषा थी वो लौकिक भाषा थी दोनों संस्कृत। परंतु वो वैदिक संस्कृत जिनमें वेद पुराण वगैरह लिखे जाते थे, ग्रंथ लिखे जाते थे, व्याकरण की दृष्टि से पूरी तरीके से शुद्ध हुआ करती थी, और लौकिक संस्कृत जो बोलचाल के भाषा में उपयोग हुआ करती थी। ये भाषा का थोड़ा सा रूप सरल होता था वैदिक की अपेक्षा। तो इसी लौकिक परिवर्तन में ही हमें परिवर्तन देखने को मिले। तो एक समय ऐसा आया कि परिवर्तन देखने को मिला और एक भाषा निकल कर आई यहाँ से। कौन सी भाषा निकल कर आई? पाली भाषा निकल कर आई, जो बौद्ध धर्म में भाषा प्रचलित थी। कौन सी? बौद्ध धर्म की भाषा थी। जो पिटक थे, जैसे विनय पिटक और सुत्त पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना या संकलन, विनय पिटक और सुत्त पिटक का संकलन किया जाता है बौद्ध संहिता में। कौन सी बौद्ध संहिता में किया जाता है? प्रथम बौद्ध संहिता में जो बौद्ध की शिक्षाएं होती हैं उनका संकलन किया जाता है। अब बात आती है प्रथम बौद्ध संहिता। प्रथम बौद्ध संहिता बौद्ध के परिनिर्वाण की वर्ष 483 ईसा पूर्व राजगिरी, जिसको हम गिरिब्रज भी बोलते हैं, जो मगध की पहली राजधानी थी, राजगिरी या गिरिब्रज, उसमें आयोजित होती है प्रथम बौद्ध संहिता। जो अजातशत्रु ने उसकी अध्यक्षता की और महाकश्यप ने, अजातशत्रु के शासन काल में महाकश्यप की अध्यक्षता में पहली बौद्ध संहिता होती है। वहीं पर सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन होता है, वहीं पर बौद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया जाता है। और पाली भाषा बौद्ध धर्मों की भाषा थी। यही पाली आने वाले कुछ समय में आगे चलकर परिवर्तित हुई प्राकृत भाषा में। किसमें? प्राकृत भाषा में बदली। और ये प्राकृत भाषा जैन धर्म की भाषा थी। किसकी? जैन धर्म की भाषा थी। और माना जाता है जैन धर्म के जो पवित्र ग्रंथ होते हैं उनको आगम कहा जाता है। तो जो आगम लिखे गए वो कौन सी भाषा में लिखे गए? वो प्राकृत भाषा में लिखे गए। अगर अपन बात करें कि सर आगम किस में लिखे गए, तो प्राकृत भाषा में लिखे गए। तो हमने देखा कि जो लौकिक संस्कृत है वो अपने समय के हिसाब से, अपने वातावरण और समय के अनुसार धीरे धीरे से परिवर्तित हो रहा है। पाली भाषा में आया जो बौद्धों की भाषा थी, फिर प्राकृत भाषा में टूट गया और यहाँ पर जैन धर्म में आया। फिर प्राकृत भाषा में बहुत हेर फेर हुआ और ये बदलता रहा, टूट फूट हुई। प्राकृत भाषा में टूट फूट हुई, मतलब अगर हम बात करें टूट फूट हुई, टूट फूट या बिखराव हुआ, किसमें? भाषा में बिखराव हुआ, टूट फूट हुई, तो प्राकृत भाषा निकल कर आई अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब होता है अपभ्रंश। अपभ्रंश मतलब भाषा का टूटा फूटा हुआ रूप। ठीक है, तो ये प्राकृत भाषा अपने समय के हिसाब से किसमें बदल गई? अपभ्रंश भाषा में बदल गई। और यही अपभ्रंश से एक महत्वपूर्ण अपभ्रंश का नाम आता है, जिसका नाम हम लोग उल्लिखित करते हैं, जिसका नाम होता है सौरसैनी अपभ्रंश। क्या होता है? सौरसैनी अपभ्रंश। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं सौरसैनी अपभ्रंश के रूप में देखते हैं।
तो सौर सैनी अपभ्रंश की जब हम बात करते हैं, इसी सौर सैनी अपभ्रंश से हमारी हिंदी भाषा का निर्माण होता है और हिंदी भाषा का विकास होता है। तो हिंदी भाषा का साहित्यिक जो दृष्टिकोण था, ऐतिहासिक दृष्टिकोण था, बताओ आप लोग समझ में आया कि नहीं आया? कि हमने कहां से कहां तक पापड़ बेल दिए, तब जाके हिंदी हमारे बीच आई। हमने क्या देखा? हमारी मूल भाषा संस्कृत भाषा टूटी, या संस्कृत भाषा अपने समय में दो रूपों में प्रचलित थी। एक कौन सा रूप था? वैदिक संस्कृत। दूसरा कौन था? लौकिक संस्कृत। और वेद, उपनिषद, पुराण किसमें लिखे गए? वैदिक संस्कृत में। भाषा का कठिन रूप था वैदिक संस्कृत में। देवताओं, ऋषि मुनियों की भाषा थी वैदिक संस्कृत। और उसी समय जो आमजन थे उनके बोलचाल की जो भाषा थी वो लौकिक संस्कृत हुआ करती थी। लौकिक संस्कृति का स्वरूप सरल होता था। सरल होने की वजह से इनमें परिवर्तन हुए, इनमें बदलाव हुए, भाषा परिवर्तित हुई और पाली भाषा का रूप आया। और पाली भाषा के बाद ये प्राकृत भाषा में बदली और प्राकृत भाषा धीरे धीरे टूट फूट कर बिखर कर किसमें आ गई? अपभ्रंश का रूप ले ली। और अपभ्रंश में सौर सैनी अपभ्रंश एक महत्वपूर्ण है। और वहीं से क्या निर्माण होता है? हिंदी का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन आता है कि हिंदी भाषा का जन्म स्थान कहाँ है? तो सौर सैनी अपभ्रंश। क्या है? सौर सैनी अपभ्रंश। यहां तक बात आपको समझ में आ गई? अगर यहां तक बात आपको समझ में आ गई हो तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर कुछ सारी बातें आपको क्लियर हो गई हो तो। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट पड़ाव पर आते हैं अपने। तो हमने यहाँ पर हिंदी भाषा का साहित्यिक दृष्टिकोण देखा। अब हम बात करते हैं हिंदी भाषा का भौगोलिक दृष्टिकोण भी देख लेते हैं कि हिंदी भाषा का भौगोलिक दृष्टिकोण क्या है। मतलब हमारे भारत के किन किन जगहों पर, किन किन प्रांतों में, किन किन राज्यों में हिंदी भाषा का वर्चस्व है, हिंदी भाषा का बोलवाला है, हिंदी भाषा का बाहुल्य जन जो लोग हैं वो हिंदी भाषा को भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। इस पर भी अपने को चर्चा करनी है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या होने वाला है? हिंदी भाषा का भौगोलिक दृष्टिकोण। ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आएगा हिंदी भाषा का भौगोलिक दृष्टिकोण। हिंदी भाषा का भौगोलिक दृष्टिकोण। कि भौगोलिक दृष्टिकोण क्या होता है हिंदी भाषा का। ठीक है, तो अब हम लोग भौगोलिक दृष्टिकोण की ऊपर चर्चा करते हैं कि हिंदी भाषा का भौगोलिक दृष्टिकोण क्या कह रहा है, ये अपने को यहाँ पर देखना है और समझना है। तो अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा की बात करते हैं तो भारत के मध्य भाग में ज़्यादातर बोलचाल की बात करें तो मध्य भाग जो होता है भारत का, मध्य भाग या मध्य भारत में प्रमुखता बोली जाती है हिंदी। तो राज्य की अगर हम बात करें कहाँ कहाँ हिंदी बोली जाती है, तो कुछ जगहों पर हिंदी जैसे बोली जाती है, जैसे अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश, उम्मीदों का प्रदेश, युवाओं का प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। मध्य प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, मध्य प्रदेश में हिंदी बोली जाती है। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड, यहाँ हिंदी बोली जाती है। और मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, यहाँ हिंदी बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट बिहार। बिहार से अलग हुआ झारखंड, यहाँ भी हिंदी बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद राजस्थान, और राजस्थान का पड़ोसी हरियाणा,
हरियाणा में भी दिल्ली का आसपास का जो क्षेत्र है, हरियाणा और दिल्ली, यहाँ क्या बोली जाती है? हिंदी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी भाषा बोली जाती है। एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ये इतना बढ़िया जगह है और इसका जो राजधानी क्षेत्र है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर में वो सुकून है। आप कभी भी विजिट करने जाएंगे तो आपको मिलेगा कि वाह क्या जगह है पाई हमने। तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में हिंदी बोली जाती है। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी भी पूछा जाता है तो सैंडल पीक होता है। ठीक है, आप जीएस के पोर्शन में आप लोग यहाँ पढ़ते होंगे। तो हमने देखा कि हिंदी भाषा का जो भौगोलिक दृष्टिकोण है कि हमारे भारतवर्ष में हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो अपने उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, झारखंड में, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में, इन प्रांतों में क्या बोला जाता है? हिंदी भाषा का बोलबाला है, हिंदी भाषा बोली जाती है। हाँ, ये बात अलग है कि हर जगह हिंदी का रूप अलग अलग है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में खड़ी भाषा है, ठीक है, आप जाएंगे मथुरा साइड में तो ब्रज भाषा है हिंदी ही। राजस्थान में जाएंगे तो कहीं हाड़ौती, कहीं ढूंढाड़ी, कहीं मेवाती, कहीं मेवाड़ी, कहीं मारवाड़ी, ठीक है, ये आपको भाषाएं मिलेंगी। ठीक है, परंतु हैं ये हिंदी, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, तो हिंदी का भौगोलिक दृष्टिकोण हम लोगों ने समझ लिया, साहित्यिक दृष्टिकोण हम लोगों ने समझ लिया। अब हमको समझना है राजनीतिक दृष्टिकोण। राजनीतिक दृष्टिकोण पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाक से, उसके बाद अपन बात करते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण पे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि हिंदी भाषा का राजनीतिक दृष्टिकोण। हमने देखा कि साहित्यिक दृष्टिकोण क्या कहता है और अपना भौगोलिक दृष्टिकोण के बारे में हम देख लिए हिंदी भाषा का। अब हम बात करते हैं हिंदी भाषा का राजनीतिक दृष्टिकोण। ठीक है, तो राजनीतिक दृष्टिकोण कहने का मतलब हमारी राज्य व्यवस्था जो है, हमारा संविधान है, वहां पर हिंदी का क्या जलवा है देखते हैं। तो हिंदी भाषा का राजनीतिक दृष्टिकोण, हिंदी भाषा का राजनैतिक दृष्टिकोण। तो अगर हम बात करें कि राजनैतिक दृष्टिकोण की हम बात करते हैं, तो राजनैतिक दृष्टिकोण में सबसे पहले हम बात करें कि हमारा संविधान, भारतीय जो संविधान है, तो संविधान की अगर हम बात करते हैं, जो संविधान है हमारा, संविधान आप लोग जानते होंगे, संविधान की जब प्रस्तावना पढ़ते हो तो कहते हैं ना हम भारत के लोग, बोलते हैं ना कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो संविधान है, उस संविधान में हिंदी भाषा का दर्जा किस रूप में दिया गया है, इस पर अपने चर्चा करते हैं और बहुत बार इस पर प्रश्न भी बना हुआ है पेपर में, तो उस पर भी अपने चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान में हिंदी को एक राजभाषा का दर्जा दिया गया है। किसका? राजभाषा का दर्जा। ध्यान देंगे, किसका दर्जा दिया गया है? राजभाषा का दर्जा दिया गया है।
ठीक है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो कहां पर यह दर्जा दिया गया है, ये अपने को ध्यान देना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें शेड्यूल, अपना अनुसूची कौन सी है, तो कौन सी अनुसूची में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो अनुसूची 8। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो हमारे संविधान में सूचियों की संख्या कितनी थी, 8 थी। बाद में कितनी हो गई, 12 अनुसूची हो गई। कितनी हो गई, 12 अनुसूची हो गई। इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, अनुसूची 8 में हिंदी को रखा गया। अगर हम बात करते हैं भाग, तो भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया हिंदी को, तो भाग 17 में हिंदी को रखा गया। किस में रखा गया, भाग 17 में हिंदी भाषा को रखा गया। बात करते हैं कौन से अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, कौन से अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, तो अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य हिंदी भाषा के बीच चर्चा हुई। तो ये हमने ऐतिहासिक, साहित्यिक, भौगोलिक और राजनैतिक दृष्टिकोण की बात की है। तो भाषाओं को भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में रखा गया है। और भारत में जो प्रमाणित भाषाएं हैं 22 हैं। आने वाले समय में भाषाओं को लेकर बहुत से लोग वो करते हैं। अभी हो भाषा चर्चा में है कि जो जनजाति लोग हैं हो भाषा को एक आधिकारिक संवैधानिक भाषा का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि हिंदी भाषा का राजनीतिक दृष्टिकोण संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा के रूप में हिंदी को समाहित किया गया है। कौन सी भाषा का दर्जा हिंदी भाषा को दिया गया है, राजभाषा का दर्जा दिया गया है। कौन सी अनुसूची में हिंदी को रखा गया है, 8वीं अनुसूची में भाग 17 में हिंदी को बताया गया है, राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और अनुच्छेद 343 से 351 के बीच हिंदी को एक राजभाषा का स्थान मिला हुआ है। तो ये राजनीतिक दृष्टिकोण हम लोगों ने समझ लिया। आप इसको फटाफट से लिख लीजिएगा, फटाफट से इसको मेंशन कर लीजिएगा। चलिए, यहां तक हम लोगों ने समझ लिया कि हिंदी का एक दृष्टिकोण हमने बात किया। तो सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने समझा। अब हम बात करते हैं कुछ चीजों पर कि जैसे बोली क्या होती है, भाषा क्या होती है, मातृभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है। इन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा जो अगला बिंदु होगा उस पर हम लोग देखते हैं और चर्चा करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बोली की। तो बोली और भाषा, इन दो चीजों पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, बोली और भाषा। बोली क्या है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है, क्षेत्र सीमित। बोली का क्षेत्र सीमित होता है और भाषा का व्यापक क्षेत्र होता है। क्या होता है, व्यापक क्षेत्र होता है। तो भाषा का व्यापक क्षेत्र होता है। जब किसी क्षेत्र में, किसी छोटे क्षेत्र में कोई भाषा या कोई बोली बोली जा रही है, जब कोई भाषा छोटे क्षेत्र पर बोली जाती है उसको हम बोली कहते हैं। वही जब उसका क्षेत्र व्यापक हो जाता है तो उसको भाषा कह देते हैं। तो बोली से भाषा बनती है, इस बात को ध्यान देना। जब क्षेत्र छोटा होता है, सीमित क्षेत्र होता है, जब इससे व्यापक क्षेत्र में यही चीजें होने लगती हैं तब उसको हम क्या कहते हैं, भाषा कह देते हैं। बोली एक छोटे क्षेत्र पर बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। वही जब भाषा एक बड़े क्षेत्र पर बोली जाएगी तो उसको एक आधिकारिक भाषा बोल देते हैं। अब हम बात करते हैं, एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, मातृभाषा। क्या आता है, मातृभाषा का कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास कि मातृभाषा का कॉन्सेप्ट क्या होता है। मतलब मां के मुख
परिवार, समाज से सीखी गई भाषा। ठीक है, जैसे मां के मुख, परिवार, व समाज से सीखी गई भाषा क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती। क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है। मतलब मम्मी के मुख से कोई अगर हम भाषा सीखे हैं, तो कोई परिवार से अपने भाषा सीखे हैं या कोई समाज से हम कोई भाषा सीखे हैं, तब उसको कह देते हैं मातृभाषा में बात करना या मदर लैंग्वेज में, मदर टंग में बात करना। एक होती है राजभाषा। क्या होती है? राजभाषा। राजभाषा का मतलब होता है किसी भी देश का प्रशासन कार्य जिस भाषा में संचालित हो उसे राजभाषा का दर्जा दिया जाता है। तो लिखेंगे किसी भी देश में या किसी भी देश का प्रशासनिक कार्य, किसी भी देश का प्रशासनिक कार्य जिस भाषा में संचालित होता है, जिस भाषा में संचालित होता है उसे राजभाषा कहते हैं। उसे राजभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे राजभाषा कहते हैं। ठीक है, तो ये अपने मतलब समझ में आ गया कि हम राजभाषा किसे कहेंगे। तो हमने कहा कि हिंदी क्या है? राजभाषा है, क्योंकि भारत का जो प्रशासनिक कार्य है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं, वो हम लोग हिंदी भाषा में ही संचालित करते हैं। तो हमारे देश की राजभाषा क्या है? हिंदी है। अब आती है एक राष्ट्रभाषा। क्या आती है? राष्ट्रभाषा आती है। तो बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हिंदी सर राष्ट्रभाषा है। ठीक है, हिंदी सर राष्ट्रभाषा है, तो कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा का मतलब क्या होता है, पहले इस चीज को जान लो, फिर आप समझना कि किसी भी देश की संपूर्ण जनसंख्या द्वारा, किसी भी देश की संपूर्ण जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा, क्या कहलाएगी? राष्ट्रभाषा कहलाएगी। कोई भी देश है, उसकी संपूर्ण जनसंख्या के द्वारा अगर कोई भाषा प्रयोग की जा रही है तो उसी भाषा को हम राष्ट्रभाषा कह देते हैं। तो क्या भारत में जो भारत की जनसंख्या है लगभग 142 करोड़ के आसपास, क्या पूरी जनसंख्या हिंदी बोलती है? नहीं ना। अपने उत्तर भारत में हिंदी बोलते हैं, दक्षिण भारत में जाएंगे तो हमारी भाषा क्या होगी? तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, ये भाषा हो जाती है। अगर हम उड़ीसा में जाएंगे तो उड़िया हो जाएगी, पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी हो जाएगी, और उधर बढ़ेंगे तो सिंधी हो जाएगी, पाकिस्तान पंजाब वाले बॉर्डर पे। अगर हम बात करेंगे बिहार में, तो बिहार में मैथिली भाषा, भोजपुरी भाषा आ जाती है। हालांकि भोजपुरी तो हिंदी मान लो, परंतु मैथिली भाषा अलग हो जाती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ संपूर्ण जनसंख्या के द्वारा हिंदी नहीं बोली जा रही है। जो हिंदू कम्युनिटी है वो मोस्टली हिंदी का यूज करती है, जो सिख कम्युनिटी है वो मोस्टली पंजाबी भाषा का प्रयोग करती है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो अरबी या उर्दू का प्रयोग करती है। तो भारत एक विविधताओं का देश है, जहाँ पर हम लोग धर्मनिरपेक्ष का भाव रखते हैं। वहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक भाषा का पूरी जो जनसंख्या है वो अनुसरण करे। तो इसलिए हिंदी को हम किस भाषा के रूप में देखते हैं? राजभाषा के रूप में देखते हैं, ना कि राष्ट्रभाषा। अगर कोई कहे कि हिंदी एक राष्ट्रभाषा है तो आप उसको इस कॉन्सेप्ट से समझा सकते हो
कि राष्ट्रभाषा हम तब कहेंगे जब किसी भी देश की संपूर्ण जनसंख्या उसका अनुसरण करेगी। तो क्या भारत की जनसंख्या अनुसरण करती है? सारी जनसंख्या जो भी चाहे किसी भी कम्युनिटी से हो, तो सामने वाले का जवाब आ जाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उसका जवाब मिल जाएगा। तो बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हिंदी है क्या, राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है। तो इस पर भी अपने को विचार करना है। तो अपना जो टॉपिक था हिंदी भाषा का सामान्य सा परिचय, वो अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो ये जो हिंदी भाषा का सामान्य परिचय पढ़ाने का मेरा उद्देश्य यही था कि हम लोग हिंदी जब पढ़ते हैं तो हमारी बेसिक जो समझ होती है, आधारी समझ होती है विषय को लेकर, वो मजबूत होनी चाहिए। अगर हमारे हौसले बुलंद होंगे तभी हम आगे आने वाले समय को फाड़ पाएंगे, चीर पाएंगे और सामना करके संघर्षों का हम अपनी सफलता की ओर अग्रसर हो पाएंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब, अगर हम डायरेक्ट आपको आके यहाँ पर वर्ण और संधि समास पढ़ाने लगते तो शायद आप पढ़ने में आपका इंटरेस्ट तो आता, परंतु चीजों की समझ आपसे अलग हो जाती। हाँ, ये जो मैंने पढ़ाया ये हो सकता है आपको थोड़ा बोरिंग सा लगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो, आज तक हमने तो पढ़ा ही नहीं है सब, परंतु आपको ये जो हिंदी में मजबूत पकड़ होगी, आपकी समझ जो विकसित करेगा, वो यही पॉइंट है, यही कॉन्सेप्ट आपकी मजबूत पकड़ बनाएगा। तो फटाफट से आप लोग इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे कि जो व्याकरण वाला जब हम पार्ट लेकर आएंगे आपके बीच, तो व्याकरण में पढ़ाएंगे कि व्याकरण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। विधन आधन करण से हुई है। ये इसका शाब्दिक विच्छेद होता है, जिसका मतलब होता है भली भांति समझना। तो व्याकरण का मतलब क्या होता है? भली भांति समझना। तो व्याकरण हम कह सकते हैं, किसी भी भाषा का अगर हम व्याकरण समझें तो व्याकरण कहने का मतलब होता है कि हमें किसी भी भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का जो ज्ञान बोध कराए, वही व्याकरण कहलाती है। मान लो किसी पुस्तक, किसी विधा, किसी रचना, किसी कृति, किसी संस्करण में अगर शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेख और शुद्ध प्रयोग किया गया है किसी भी भाषा का, तो वो पुस्तक, विधा, कृति, रचना, संस्करण सब के सब क्या कहलाएंगे? व्याकरण कहलाएंगे। आ गई बात समझ में? व्याकरण के अंग पढ़ेंगे, फिर वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, इन पर चर्चा करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे वर्ण क्या होते हैं। तो वर्ण में 2 प्रकार के वर्ण पढ़ेंगे, स्वर और व्यंजन। फिर पढ़ेंगे स्वर, स्वरों का वर्गीकरण। फिर पढ़ेंगे व्यंजन, व्यंजनों का वर्गीकरण। उसके बाद हम आएंगे आपको संधि पर लेकर के कि एक एक चीजों के कॉन्सेप्ट आपके मन में ऐसे उठा के डालना है कि हिंदी आपको दोबारा उठा के ना देखना पड़े। कहने का मतलब चीजों को समझना है, रटना नहीं है। संधियों को तो मैं आपकी उंगलियों पे ऐसे रटा दूंगा, आपको रटना नहीं होगा। एग्जाम्पल देखकर आप उसका विच्छेद कर दोगे। विच्छेद की हुई की संधि को आप तुरंत एक नजर में पहचान लोगे कि कैसे क्या संधि होती है। ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक था हिंदी भाषा का सामान्य परिचय का पार्ट 2 यहीं पर समाप्त होता है। अब कल मैं आपको व्याकरण का पार्ट लेकर के आऊंगा और व्याकरण वाले पार्ट पर चर्चा करूंगा। अभी टाइम तो है 3-4 मिनट का, परंतु व्याकरण यहाँ पर अगर अभी शुरू कर देंगे तो फिर नेक्स्ट टॉपिक अलग हो जाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि जो नेक्स्ट पार्ट है वो अलग से व्याकरण का आए और हम लोग पूर्ण रूप से व्याकरण पर अच्छी तरीके से चर्चा करें और व्याकरण में वर्ण और शब्द और वाक्य को पूर्ण करते हुए ही आगे को बढ़ें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको व्याकरण के बारे में अच्छी खासी जानकारी देने वाले हैं। ठीक है। धन्यवाद।